नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शामिल खाते की जमीन का विभाजन कैसे होगा, अर्थात बंटवारा कैसे होगा। देखिए दोस्तों, कई बार यह होता है कि लोगों के नाम पर शामिल जमीन रहती है और शामिल जमीन का विभाजन कैसे करवाया जाए, अर्थात उसका बंटवारा कैसे करवाया जाए, इसकी प्रक्रिया उनको नहीं मालूम रहती है। कितना खर्चा आता है, आवेदन कहाँ लगता है, किस धारा के अंतर्गत आवेदन लगता है, क्या प्रक्रिया रहती है, तो ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसको इस प्रकार से हम समझेंगे कि जैसे ये खाता धारक है। खाता धारक से मतलब होता है कि ये किसान लोग हैं, ठीक है। एक किसान जो है क नाम का है, एक ख नाम का है, एक ग नाम का है और एक घ नाम का है, ठीक है। और इनके नाम पर ये खसरा नंबर है। खसरा नंबर से मतलब होता है कि खेत के नंबर है। एक खेत का नंबर 20 है, एक 22 है, एक 28 है, एक 50 है, ठीक है। तो ये किसान लोग जो है ये चारों ये चाहते हैं, सहमति से चाहते हैं कि इनके खेतों का आपस में विभाजन हो जाए और इस इन खेतों में इन सभी का नाम जो है शामिल रूप से दर्ज है सरकारी कागज में। तो इन सबके नाम जो है अलग अलग जमीन हो जाए। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले जो है इन लोगों को दस्तावेज कौन कौन से निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है दस्तावेज का, सबसे पहले इनको दस्तावेज कौन कौन से निकालने पड़ेंगे। तो ये जमीन जो है सरकारी कागज में इन लोगों के नाम पर है, वह दस्तावेज इनको निकालना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है खसरा और खतौनी। क्या कहा जाता है, खसरा, ठीक है, और खतौनी। दोनों दस्तावेज जो है वर्तमान में इनके नाम पर जो है वे इनको निकालने पड़ेंगे। किनको, इन लोगों को निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि आवेदन कहां लगेगा, ठीक है। तो आवेदन जो लगेगा वह नायब तहसीलदार या तहसीलदार महोदय के समक्ष लगेगा, ठीक है। जो भी इनके सीमा क्षेत्र में, अर्थात ये जमीन जिस तहसील में स्थित है वहां पर नायब तहसीलदार अगर बैठते हैं तो नायब तहसीलदार के वहां, तहसीलदार अगर बैठते हैं तो तहसीलदार के वहां पर यह आवेदन लगेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धारा कौन सी। तो देखिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत यह आवेदन लगेगा। 178 के तहत ये आवेदन लगेगा, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए प्रक्रिया जो रहेगी वह रहेगी कि जैसा कि मैंने पहले बताया, इनको दस्तावेज निकालना है, ठीक है। दस्तावेज निकालने के बाद में इनको एक आवेदन तैयार करना है। आवेदन में क्या लिखना है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। तो देखिए आवेदन में इनको ये लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, ऊपर सबसे ऊपर लिखना है श्रीमान तहसीलदार महोदय। उसके बाद में इन सभी किसानों को अपना अपना उसमें नाम लिखना है। अगर ये बालिग है तो सभी अपनी उम्र का खुलासा उसमें करें। अगर ये नाबालिग है, इनमें से कोई नाबालिग है तो उसमें अगर कोई नाबालिग है तो उसका अज्ञान पालक तरफ है, उसका पिता या उसकी माता को बनाना चाहिए, क्योंकि अज्ञान पालक की तरफ से कोई आवेदन स्वयं व्यक्ति जो है अज्ञान पालक अर्थात नाबालिग जो है वह पेश नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो नाबालिग है उसका हित संरक्षक जो है माता या पिता को उसमें बनाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर, माता या पिता के हस्ताक्षर उसमें करवाने चाहिए, ठीक है। अब अगर इन किसानों में से किसी ने जमीन बेच दी है, ठीक है, ये जमीन जो थी ये इससे ज्यादा थी, इसमें से अगर किसी भी किसान ने कोई जमीन बेच दी है या किसी भी रूप में अंतरित कर दी है, तो जो अंतरण किया है अर्थात रजिस्ट्री की है, विक्रय पत्र किया है, विनिमय किया है, दान किया है, तो उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी इन लोगों को निकाल लेनी चाहिए और वह भी आवेदन पत्र के साथ में पेश करनी चाहिए। और उस आवेदन पत्र में लिखना चाहिए कि इस खाते में इतनी इतनी जमीन थी, जिसमें से कि इस किसान ने इतनी जमीन बेच दी है और बाकी जमीन जो बची है उसका आपस में आपसी सहमति से ये किसान जो है बंटवारा करवाना चाहते हैं और मौके पर भी इनने अपना विभाजन करवा लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का आवेदन जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष इनको पेश करना चाहिए, ठीक है। अब वहां पर आवेदन जब पेश कर दिया जाएगा तो उस आवेदन पत्र पर से 30 दिन का एक इश्तिहार जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगी 30 दिन के लिए, ठीक है। इस 30 दिन में अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, अर्थात इन किसानों के अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति है कि यह विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो आपत्ति जो है आवेदन पेश करने की तारीख से 30 दिन के भीतर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जहां भी यह आवेदन पेश किया है उनके समक्ष पेश की जा सकती है, ठीक है। अब आपत्ति पेश होने के बाद में अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि आपत्ति जो है इसमें कोई सार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आपत्ति निरस्त की जा सकती है। अगर कोई सार है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि स्वत्व निर्धारण के लिए जिस व्यक्ति ने आपत्ति पेश की है उनको समय दिया जाएगा। कितना समय, 3 माह का समय दिया जाएगा। कितने माह का, 3 माह का समय दिया जाएगा कि ये जो बंटवारा पेश किया है इस बंटवारे को आप स्थगित करवाने के लिए, अर्थात इसको रोके जाने के लिए आप सिविल न्यायालय जाइए और सिविल न्यायालय से 3 माह के भीतर आप स्थगन लेके आइए, तभी यह विभाजन जो है यह रोका जाएगा। अगर जिस व्यक्ति ने आपत्ति की है वह स्वत्व निर्धारण के लिए
सिविल न्यायालय नहीं जाता है या सिविल न्यायालय से 3 माह के भीतर स्थगन अर्थात स्टे नहीं लाता है, तो ऐसी स्थिति में 3 माह बाद वापस से तहसीलदार महोदय के द्वारा उस बंटवारे को फिर से खोला जाएगा और उस बंटवारे में पटवारी महोदय से फर्द मंगवाई जाएगी। फर्द मंगवाई जाएगी से मतलब होता है कि इस जमीन पर किस किस नंबर पर किस किस व्यक्ति का अर्थात किस किस किसान का कब्जा है या इन्होंने मौके पर किस हिसाब से इस जमीन का विभाजन किया है, इस प्रकार का एक प्रतिवेदन मौजा पटवारी से अर्थात उस गांव के या उस शहर के पटवारी से बुलवाया जाएगा। और जब वह फर्द जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष पटवारी के द्वारा पेश कर दी जाएगी और उसके बाद में तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा वापस से इन लोगों को सुना जाएगा, अर्थात इनका भी पक्ष सुना जाएगा कि आप इस फर्द से जो पटवारी ने पेश किए इससे सहमत है अथवा नहीं। अगर ये लोग जो है वहां पर सहमत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा इन लोगों की साक्ष्य अंकित की जाएगी। किसकी? क ख ग घ जो किसान लोग हैं इनकी साक्ष्य अंकित की जाएगी अर्थात इनके बयान लिए जाएंगे और बयान लेने के बाद में उस प्रकरण में विभाजन का आदेश कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये लोग जो है पटवारी की फर्द से सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को वहां पर जो भी इनको आपत्ति है किसानों को वह आपत्ति वहां पर पेश करनी होगी। जब ये आपत्ति पेश कर देंगे तो उस आपत्ति पर से अगर तहसीलदार महोदय नायब तहसीलदार महोदय को उचित लगता है तो फिर से फर्द बुलवाई जा सकती है। फिर से फर्द बुलवाई जाएगी और उस फर्द पर वापस से सुना जाएगा। अगर ये लोग सहमत हो जाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया वैसे उस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम आदेश होने के बाद में एक अमल आदेश जो है पटवारी महोदय को जारी किया जाएगा, अर्थात जो आदेश तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने पारित किया है उस आदेश को खसरा और खतौनी में पालन किया जाए, अर्थात इन लोगों के नाम पर अलग अलग जमीन जो है जो तहसीलदार महोदय ने आदेश किया है उस आदेश के मुताबिक सरकारी कागज में इन लोगों के नाम पर अलग अलग खाते निर्धारित कर दिए जाए। ठीक है, अर्थात अलग अलग खाते बना दिए जाए। इस प्रकार का एक अमल आदेश अर्थात पालन आदेश जो है वो पटवारी महोदय को जारी किया जाएगा। पटवारी महोदय जो है जब खसरा और खतौनी में इन लोगों के नाम पर अलग अलग जमीन कर देंगे तो उस खसरे और खतौनी की एक कॉपी जो है पटवारी महोदय को तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जहां पर वह प्रकरण चल रहा था वहां पर पेश करनी होगी और उसके बाद में वह प्रकरण जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यह तो हुई इसकी प्रक्रिया। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु एक और है कि खर्च कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए खर्च कितना लगता है, तो इसमें जो दस्तावेज निकालने का जो खर्च रहता है अर्थात खसरा और खतौनी निकालने का जो खर्च रहता है वह मैक्सिमम अर्थात अधिक से अधिक जो है बस 100 रुपए 150 रुपए हो सकता है। उसके बाद में आवेदन बनाने का जो खर्च रहता है वो 50 रुपए से 100 रुपए तक का खर्च हो सकता है। जब ये आवेदन पत्र जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा तो इस आवेदन पत्र को पहले लोक सेवा गारंटी में पेश किया जाता है, वहां पर इसको दर्ज किया जाता है और दर्ज करने का जो चार्ज है वह मैक्सिमम 140 रुपए या 150 रुपए है। इसके अलावा फोटो कॉपी चार्ज और सब मिलाकर लगभग इस पूरे प्रकरण में 500 रुपए से 600 रुपए तक का खर्चा हो सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है स्वयं आवेदन पत्र पेश करता है। तो अगर किसी एडवोकेट को नहीं करता है और स्वयं आवेदन पेश करता है तो इतना खर्च इसमें आ सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।